सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए दिन, नई क्लास या बोले तो हेमेटोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर के अंतर्गत अपन ने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिस पर एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन आते हैं। उस टॉपिक में सारा का सारा सारांश मैंने आपको बता दिया था। टॉपिक का नाम बोर्ड पर लिखा हुआ है, विच इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस and it is also known as RH incompatibility। क्यों होता है ये पर्टिकुलर बीमारी, कैसे होती है ये पर्टिकुलर बीमारी, क्या समस्या आएगी इस बीमारी में मदर को और क्या समस्या आएगी इसमें बच्चे को, क्या ये बीमारी डेवलप होने के बाद बच्चे की जान बचाया जाना संभावित है और क्यों ना इस बीमारी को होने से पहले ही अपन रोक दें। ये सारे के सारे फैक्ट और पॉइंट मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। समराइज करके 1 मिनट में यदि बताऊं कि क्या पढ़ा अपन ने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या होता है। इस नाम से अर्थ निकल रहा है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, इसका मतलब फीटस के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर बढ़ गए। फीटस के अंदर एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर बढ़ जाना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। बैक में चलते हैं अपन, तो अब बैक में चलें आप। व्हाट इज द एरिथ्रोब्लास्ट? एरिथ्रोब्लास्ट एक तरीके से न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती हैं जो लार्ज 20 माइक्रोन साइज की होती हैं। इसका मतलब है उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। अच्छा, क्यों बढ़ गए बच्चे में एरिथ्रोब्लास्ट के नंबर? बच्चे का बोन मैरो जल्दी जल्दी से आरबीसी बना रहा है। क्यों बना रहा है भैया बच्चे का बोन मैरो जल्दी जल्दी से आरबीसी? उसको एरिथ्रोपोइटिन ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, एरिथ्रोपोइटिन आता है किडनी से। क्यों आ रहा है वो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन? क्योंकि बॉडी में हाइपोक्सिया हो रहा है। क्यों हो रहा है बॉडी में हाइपोक्सिया? क्योंकि जो मैच्योर आरबीसी थी वो नष्ट हो चुकी है। अच्छा, मैच्योर आरबीसी नष्ट क्यों हो चुकी हैं? एंटीबॉडी की वजह से नष्ट हो चुकी हैं। कैसे आई बच्चे के अंदर एंटीबॉडी? मदर से आई है। अच्छा, मदर में कहां से आई वो एंटीबॉडी? पिछली प्रेगनेंसी से आई। जब पिछली बार प्रेगनेंसी हुई थी तो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड मदर में चला गया था, जिसकी वजह से जो RH पॉजिटिव बच्चा था RH नेगेटिव में ब्लड चला गया, तो मदर में 72 घंटे में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। तो यहां पर इस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर अपन ने एक तो यह सीखा है, होता क्या है इसका कंसेप्ट, कि यूजुअली पॉजिटिव वाले का ब्लड नेगेटिव में चला जाता है। कितना जाता है? मुश्किल से 5 से 10 ml। 5 से 10 ml जाता है, बट वह 5 से 10 ml एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा देता है। तो ये तो इस बीमारी का बेस हो गया। क्या पहले बच्चे में कोई नुकसान होना संभावित है? नहीं जी, पहले बच्चे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, ये बीमारी डेवलप हो गई दूसरे बच्चे में। दूसरे बच्चे में बीमारी के डेवलप होने पर अपन बात करें उस बच्चे को और उसकी मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो मदर को होने वाला कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी, जिसको आप और मैं नाम देंगे प्रीमेच्योर डिलीवरी। अच्छा, बच्चे में क्या दिक्कत आएगी जी? बच्चे में होगा हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, कर्निक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रीनल शटडाउन और बच्चे के मल्टीपल ऑर्गन में पानी भरने से बच्चा मर जाएगा, जिसको अपन ने नाम दिया था हाइड्रोपस फीटालिस। अगर ये बच्चा 6, 7, 8 महीने का डिलीवर्ड हो जाए तो क्या इसकी जान को बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। टॉपिक की हेडिंग अपन ने डील की थी ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, और उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था बच्चे को NICU में ले जाओ, वेंटिलेटर पे ले जाओ, डेक्सामेथासोन लगा दो, फोटोथेरेपी पे ले लो, और बच्चे में ब्लड की बेहद कमी है क्योंकि बच्चे का ब्लड पानी बन चुका है। सारी आरबीसी नष्ट हो गई है लगभग, और जो हैं वो बड़े साइज की आरबीसी हैं, वो कोई काम नहीं आ रही है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी हैं तो उसको ब्लड लगाओ। यहां पर एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको सिखाया था कि बच्चा भले से RH पॉजिटिव हो, परंतु शुरुआती 24 घंटे में आप उसको RH नेगेटिव ब्लड लगाएंगे, क्योंकि बच्चे में
मदर से आई हुई एंटीबॉडी मौजूद होंगी। अगर आप उसको RH पॉजिटिव ब्लड लगाएंगे तो वह ब्लड नष्ट हो जाएगा, और ब्लड यदि नष्ट होगा तो उसमें पीलिया और ज्यादा बढ़ेगा। तो शुरुआती 24 घंटे में कैसा ब्लड लगाएंगे अपन? RH नेगेटिव। बाद में उसमें RH पॉजिटिव ब्लड आप लगा सकते हो। तो फिर से क्वेश्चन जो कल भी अच्छे से डील किया था अपन ने, RH पॉजिटिव ब्लड 24 घंटे बाद क्यों लगा सकते हैं? क्या एंटीबॉडी नष्ट हो जाएंगी? यस, नष्ट हो जाएंगी। बच्चा खुद जो अपनी RBC बनाएगा वो भी तो पॉजिटिव है, तो जितनी भी एंटीबॉडी होंगी वो उनके साथ रिएक्शन करके नष्ट हो जाएंगी। तो 24 घंटे बाद आप लगा सकते हो। अब समस्या रही ये कि अपने यहां पर कोई ब्लड ग्रुप देख के तो शादी होती नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन अमूमन किसी का भी हो सकता है। तो यहां पर इस बीमारी को होने ही नहीं दे, इस बीमारी को होने ही नहीं दे, इसके लिए अपन लगाते हैं रोगाम। व्हाट इज द रोगाम? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन। क्या है ये एंटी डी गामा ग्लोबुलिन? एंटीजन या एंटीबॉडी। कल समझा दिया था, दैट आर द एंटीबॉडी। देखो गौर करो, एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगा रहे हैं एंटीबॉडी बनने से रोकने के लिए। एंटीबॉडी का इंजेक्शन एंटीबॉडी बनने से रोकने के लिए लगा रहे हैं अपन, क्योंकि जो 5 से 10 ml ब्लड में एंटीजन गई हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा रोगाम किस रूट से लगाते हैं भैया? IM रूट से लगाते हैं। डोज क्या लगाओगे आप? 300 माइक्रोग्राम या 1500 इंटरनेशनल यूनिट लगाएंगे। अच्छा, कितनी देर में लगाना है और कब लगाना है? तो यह लगाना है RH पॉजिटिव बच्चा जब पैदा हो, मदर को लगाना है डिलीवरी होने के 72 घंटे के दौरान। ये 3 वर्ड हैं। IM इसका रूट है, 300 माइक्रोग्राम इसकी डोज है, और बच्चे का जन्म होने के, पॉजिटिव बच्चे का जन्म होने के 72 घंटे के बाद लगाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। यहां तक का टॉपिक भली भांति आपको समझ में आ गया था। अब इस टॉपिक में कुछ इमेजिनरी क्वेश्चनों के साथ मैंने आपको छोड़ा था। बहुत सारे साथियों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। आज उन सारे के सारे क्वेश्चनों को अपन डील करने वाले हैं जो आपके दिमाग में आए। तो मेरे अनुभव के अनुसार कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे, शायद यही क्वेश्चन आए होंगे। तो मैं एक एक क्वेश्चन को यहां लिखता रहता हूं और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने प्रस्तुत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप साथियों के दिमाग में आया होगा कि सर रोगाम तो हमें समझ में आ गया, रोगाम की डोजेज जो लगाते हैं वो हमने किसी किसी किताब में पढ़ा है कि डिलीवरी से पहले भी लगाते हैं। हम इस रोगाम को डिलीवरी से पहले भी लगाते हैं क्या? क्या 32, 36, 28, 24 वीक पर भी इसको लगाते हैं? कई कई किताबों में 2-3 डोज दे रखी है। आपने तो हमें बताया है कि डिलीवरी होने के 72 घंटे के अंतर्गत लगाते हैं। तो देखें 72 घंटे में ही लगाते हैं। 100% अपन को प्रोटेक्शन चाहिए, 100% अपन को प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसकी 3 डोज अपन लगाते हैं। देखिए किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं। मदर है RH नेगेटिव, मदर है RH नेगेटिव। यह मदर डिलीवरी से पहले एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है। जब ये एंटीनेटल चेकअप के लिए जाती है तो इसका कार्ड बनता है ANC कार्ड। इस ANC कार्ड के ऊपर ही लिख दिया जाता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट ये मानती है कि यदि इस फीमेल को पॉजिटिव बच्चा हुआ तो फिर अपन को रोगाम लगाने की तैयारी करनी है। तो उसके ANC कार्ड पर लिख दिया कि यह बच्चा नेगेटिव है। देखें डोजेज कैसे अप्लाई करेंगे अपन। अगर ये नेगेटिव है तो परफेक्ट डोज कैसे लगाते हैं उसको समझें आप। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने किताबों के अंदर कि इसकी 3 डोज लगाते हैं। इसकी 3 डोज लगाते हैं। रोगाम की पहली डोज अपन लगाते हैं 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। रोगाम की पहली डोज अपन लगाते हैं 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 28वें वीक पर लगाओ। अगली डोज अपन लगाते हैं 32वें वीक पर। अगली डोज अपन लगाते हैं 32वें वीक पर, और इससे अगली डोज या तीसरी डोज अपन लगाते हैं डिलीवरी होने के बाद।
डिलीवरी होने के 72 घंटे के दौरान अपन इसकी डोज लगाते हैं, तो विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो जो आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है कि रोगाम की 3 डोज लगाते हैं अपन। एक तो 28 वीक पे लगाते हैं, एक 32 वीक पे लगाते हैं, और एक अपन 72 घंटे में लगाते हैं डिलीवरी होने के। तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये कि सर पहले लगाने की क्या जरूरत है, कोई एंटीजन थोड़ी आई है शरीर में। देखो पहले लगाने का औचित्य ये है, जो कल मैंने पढ़ाया पहले उसके हिसाब से समझो आप। ये बच्चा है RH पॉजिटिव, ये मदर का यूट्रस का डायग्राम मैंने बना दिया जो है RH नेगेटिव। 3 महीने में प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, 9 महीने बाद डिलीवरी होने वाली। अच्छा, 9 महीने बाद जब डिलीवरी होगी और ये बच्चा पॉजिटिव मिलेगा, 1-2 घंटे बाद तो इसकी सैंपलिंग हुई, 2 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट आई, फिर कंपाउंडर साहब या नर्सिंग स्टाफ ने देरी लगा दी, 12-14 घंटे में इसको इंजेक्शन लगा। अच्छा, डिलीवरी होते ही 5 से 10 ml ब्लड तो चला गया, डिलीवरी होते ही 5 से 10 ml ब्लड तो चला गया। अब इसका मतलब है हो सकता है थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बन जाए, 1-2% एंटीबॉडी बनने की संभावना है, तो हो सकता है एंटीबॉडी बन जाए और रोगाम को जितना अच्छे से काम करना चाहिए नहीं करे। अब इसका 100% प्रोटेक्शन, वैसे तो ये 99% प्रोटेक्शन देगा। अब यदि आपने रोगाम 28वें वीक पर भी लगाया और 32वें वीक पर भी लगाया, तो इस मदर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है, इस मदर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। अब सोचो जैसे ही डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दौरान 5 से 10 ml ब्लड जैसे ही गया, तो ये एंटीबॉडी हाथों हाथ उस आरबीसी को नष्ट कर देंगी। हाथों हाथ नष्ट करने का मतलब है 100% प्रोटेक्शन हो गया। 100% प्रोटेक्शन हो गया, तो 100% प्रोटेक्शन के लिए अपन रोगाम की 3 डोज लगाते हैं। जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है। 28वें वीक पर लगाते हैं, 32वें वीक पर लगाते हैं और डिलीवरी होने के 72 घंटे में लगाते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह पर, जैसे बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर एएनसी के लिए जाते ही नहीं ये लोग। पुराने जमाने में तो एएनसी नाम की चीज होती नहीं थी, वहां तो सीधी सी डिलीवरी हुआ करती थी। अब डिलीवरी यदि हॉस्पिटल में हो रही है तो पुरानी डोज को तो भूल ही जाओ, केवल सिंगल डोज लगाएंगे, इससे भी प्रोटेक्शन है। बट इसके अंदर बोलते हैं जितना जल्दी से जल्दी लग जाए उतना अच्छा है, लेट करेंगे तो नुकसान होने की संभावना है। तो करेक्ट अपन 3 डोज लगाते हैं। इज दैट क्लियर? यहां फिर से एक क्वेश्चन आप साथियों के दिमाग में बना इस टॉपिक को पढ़ के कि सर ये नेगेटिव मदर है, आपने 28वें वीक पर लगा दिया रोगाम, ठीक है, आपने 32वें वीक पर लगा दिया रोगाम। अब इसका बच्चा हुआ और यदि बच्चा नेगेटिव हुआ तो देखें क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बन सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप अपन ने चेक कराया और ये नेगेटिव हुआ तो रोगाम लगाना तो वेस्ट गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेस्ट गया। कि फिर अपन ने रोगाम क्यों लगाया? तो मेरा यहां पर आंसर है लगा भी दिया तो क्या गुनाह हो गया? बताओ, रोगाम अपन ने लगा दिया तो क्या नुकसान हो गया? देखो नुकसान, गवर्नमेंट में तो आजकल ये फ्री है, 2500 का इंजेक्शन है जो पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। अगर प्राइवेट में किसी ने लगाया है तो हां बिल्कुल 5000 का नुकसान हुआ होगा, बट 5000 का नुकसान क्या बच्चे की जान से बढ़कर है? क्या अपने फैमिली या होने वाले बच्चे की जान से बढ़कर है क्या? तो लगा भी दिया तो कोई नुकसान थोड़ी होगा मदर में। बताओ, 10 ml ब्लड के लिए एंटीबॉडी उसके ब्लड में पड़ी है, पड़ी रहने दो उनको, तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। हां, फायदा भी नहीं होगा, फायदा भी नहीं होगा। तो यदि ये नेगेटिव मदर नेगेटिव बच्चे को जन्म देती है तो ये रोगाम जो आपने लगा दिया वो तो लगा दिया। अब जब बच्चा ही नेगेटिव है तो इस डोज को अपन मिस कर देते हैं, ये वाली डोज अपन को लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ये पहला क्वेश्चन जो आप साथियों के दिमाग में आया होगा, क्वेश्चन यही कि कितनी डोजेज लगाते हैं, परफेक्टली इसका आंसर आपको मिल गया कि अपन 3 डोजेज लगाते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया वो कि सर पहला बच्चा हुआ, हमने रोगाम लगा दिया क्योंकि बच्चा RH पॉजिटिव है। अब क्या उसके 2, 3, 4 बच्चे होंगे तो हर बार रोगाम लगाना चाहिए?
क्या हर बार रोगाम लगाना चाहिए? देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि आखिर कब तक लगाना है रोगाम। यहां पर आपके क्वेश्चन की हेडिंग है आखिर कब तक। कब तक अपन रोगाम लगाते रहे? आंसर सुने इसका। मदर है RH नेगेटिव, मदर है RH नेगेटिव, इसने पहले बच्चे को जन्म दिया। मदर RH नेगेटिव है, इसका पहला बच्चा हुआ। पहला बच्चा होता है RH नेगेटिव, पहला बच्चा होता है RH नेगेटिव। क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या रोगाम लगाएं? आई थिंक 100% का आंसर है कि नो, देयर इज ए नो नीड टू एडमिनिस्टर द रोगाम एट दैट टाइम, क्योंकि नेगेटिव मदर ने नेगेटिव बच्चे को जन्म दिया है तो रोगाम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ो जी। 2 साल बाद इनको दूसरा बच्चा हुआ, 2 साल बाद इनको दूसरा बच्चा हुआ, वो है RH पॉजिटिव। क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या रोगाम लगाने की जरूरत है? यहां पर मदर को शायद 100% साथियों का आंसर है कि यस सर, रोगाम तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, रोगाम क्या है? रोगाम एक एंटीबॉडी। यहां पर आपको समझाऊं कि रोगाम क्या है, तो आंसर है कि रोगाम एक एंटीबॉडी। अच्छा, ये एंटीबॉडी किसको मारेगी? आरबीसी को। कौन सी आरबीसी को? जो 5 से 10 ml ब्लड में आई है। तो देखो, गौर करो, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि इसकी डोज लगाते हैं 300 माइक्रोग्राम। 300 ही क्यों लगाते हैं? 800 क्यों नहीं लगाते? 1500, 2000, 3000 क्यों नहीं लगाते? तो नाप तोल के लगाते हैं कि 10 ml तक ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाए। जो बच्चे का ब्लड मदर में आया है 10 ml तक वो नष्ट हो जाए, नाप तोल के लगाते हैं केवल इसके लिए। तो जो आपने रोगाम लगाया उसने इस 5 से 10 ml ब्लड को नष्ट कर दिया। नष्ट हो गया, अपन ने रोगाम लगा दिया। चलो आगे बढ़े जी। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरा बच्चा फिर से RH पॉजिटिव है, तीसरा बच्चा फिर से RH पॉजिटिव है। क्या सर फिर से रोगाम लगाने की आवश्यकता है? तो देखो, पिछले वाले दूसरी प्रेगनेंसी में जो रोगाम लगाया था वो तो काम आ गया, उसने तो इस ब्लड को नष्ट कर दिया, तो रोगाम में जो एंटीबॉडी थी वो तो खत्म हो गई। अब ये तीसरे बच्चे की डिलीवरी होगी तो फिर से 5 से 10 ml ब्लड आएगा। तो बताओ, क्लियर सी बात है, यहां पर आपको रोगाम लगाना चाहिए, क्योंकि पुराने वाले रोगाम का असर तो पुराने टाइम में खत्म हो गया। डोज ही थोड़ी सी लगाई थी आपने, 300 माइक्रोग्राम लगाई थी, वो खत्म हो गया। अब नया बच्चा हो रहा है तो फिर से 5 से 10 ml ब्लड जा रहा है, तो फिर से आपको रोगाम लगाना चाहिए। तो यहां पर फिर से अपन रोगाम एडमिनिस्टर करेंगे। तीसरे बच्चे की डिलीवरी के बाद फिर मदर को रोगाम लगा दिया, तो क्या यहां पर रोगाम लगाओगे? नहीं लगाएंगे। क्या यहां पर रोगाम लगाओगे? यस, रोगाम लगाएंगे। क्या तीसरे बच्चे में रोगाम लगाओगे? यस, रोगाम लगाएंगे। चलो आगे बढ़ो। फिर चौथा बच्चा हुआ, चौथा बच्चा है RH नेगेटिव। क्या रोगाम लगाएंगे? तो कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव है तो अपन रोगाम नहीं लगाएंगे। पांचवा बच्चा हुआ RH पॉजिटिव। क्या रोगाम लगाएंगे? तो क्लियर सा आंसर है कि यस सर, रोगाम लगाएंगे, यहां रोगाम लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक बच्चा और हुआ। मेरे हिसाब से अब कहना पड़ेगा कि बहुत हो चुका, आखिर कब तक चलता रहेगा? 5 बच्चे हो गए, बहुत हैं। अब इससे भी ज्यादा होंगे तो क्लियर सा इंडिकेशन है, हर बार रोगाम लगाएंगे जब जब एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देगी। जब जब एक RH नेगेटिव मदर RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देगी तो रोगाम लगाना जरूरी है। हां, यदि वो RH नेगेटिव मदर RH नेगेटिव बच्चे को जन्म देती है तो रोगाम लगाना जरूरी नहीं है। तो सीधा सा मतलब, जो रोगाम आप लगा रहे हो वो 5 से 10 ml ब्लड के लिए लगा रहे हो, और वो हर बार आएगा, बच्चे से मदर में हर बार आएगा, तो हर बार आपको रोगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर जो साथियों के मन में क्वेश्चन आया
कि क्या एक डोज से काम चल जाएगा या फिर बार बार अपन को रोगाम लगाना पड़ेगा, तो बार बार अपन को रोगाम लगाना पड़ेगा। आखिर कब तक लगाना पड़ेगा, तो आंसर है जब जब RH नेगेटिव फीमेल RH पॉजिटिव बच्चे को जन्म देगी तब तब अपन को रोगाम लगाना पड़ेगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो आप साथियों के दिमाग में आया था, शायद इसका आंसर आपको मिल गया। आगे बढ़े आप तीसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आए कि सर यदि किसी फीमेल को पहला बच्चा हो रहा है और ये फीमेल RH नेगेटिव है, फीमेल RH नेगेटिव है, बोले तो मदर RH नेगेटिव है, यह पहला बच्चा कंसीव करती है, फर्स्ट बेबी इसको होता है और यह 22 वीक पर एबॉर्ट हो जाता है, यह 22 वीक पर एबॉर्ट हो जाता है। क्या अब अपन को रोगाम लगाने की जरूरत है? 22 वीक पर एबॉर्ट हो जाता है तो क्या अपन को रोगाम लगाना चाहिए? देखिए, क्यों लगा रहे हो रोगाम? इसलिए लगा रहे हैं कि जब बच्चे और मदर के बीच का कनेक्शन या प्लेसेंटा अलग होता है तो बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड जाता है मदर में, बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड जाता है मदर में। अच्छा, प्लेसेंटा कितने दिन में बनेगा भैया? 3 महीने में बनेगा। 3 महीने में प्लेसेंटा बनेगा। 3 महीने में प्लेसेंटा बनने का मतलब है 12 वीक में निर्माण होगा। प्लेसेंटा का निर्माण 12 वीक में हो जाएगा। अगर 12 वीक से ज्यादा पर मिसकैरेज होता है तो प्लेसेंटा टूटेगा, और प्लेसेंटा टूटेगा तो बच्चे का ब्लड मदर में जाएगा। बट यहां पर अलग अलग कंडीशन है। 12 से 24 या 28 वीक तक 2-3 ml ही जाता है, और 32 वीक से ज्यादा हो जाए तो 4-5 ml जाता है। 36 वीक से ज्यादा या डिलीवरी के टाइम पे 5 से 10 ml जाता है। तो हर हाल में आपको रोगाम लगाना चाहिए। एबॉर्शन के बाद भी आपको रोगाम लगाना चाहिए। कितने वीक से ज्यादा का? 12 वीक से ज्यादा का। जब अभी अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि 1-2 ml ही ब्लड जाएगा तो 300 माइक्रोग्राम क्यों लगा रहे हो? डोज अपन कम कर देंगे। तो 12 से 24 वीक या 28 वीक तक जो नॉर्मल डोज रहती है रोगाम की, वो होती है 50 से 100 माइक्रोग्राम। यानी आपके मन में आया हुआ क्वेश्चन यह है कि यदि किसी RH नेगेटिव फीमेल के पहले बच्चे में एबॉर्शन हो जाता है तो क्या अपन को रोगाम लगाना चाहिए? यस, लगाना चाहिए। बट वो प्रेगनेंसी कितने वीक से ज्यादा की होनी चाहिए? 12 वीक से ज्यादा की। क्यों 10 वीक पे क्यों नहीं लगाते? 10 वीक पर ब्लड का एक्सचेंज नहीं होता, 12 वीक के बाद ही होगा, तभी एंटीबॉडी का निर्माण होगा। अच्छा, क्या फुल ब्लाउन डोज लगाएं? 28 वीक से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो पूरी डोज लगा सकते हो। 28 से कम की प्रेगनेंसी है तो डोज 300 माइक्रोग्राम ना लगाकर कितनी डोज अपन लगा सकते हैं? 50 से 100 माइक्रोग्राम। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सर एबॉर्शन के बाद भी क्या अपन रोगाम लगाते हैं? तो इसका आंसर है यस, लगाते हैं। कितने वीक से ज्यादा पर लगाएंगे? 12 वीक से ज्यादा पर लगाएंगे। क्या डोज ज्यों का त्यों होगी? नहीं, डोज कम हो जाएगी और डोज होगी 50 से 100 माइक्रोग्राम। ये तीसरे क्वेश्चन का जवाब हो गया। चौथा क्वेश्चन जो बहुत सारे साथियों के माइंड में आया होगा, ये देखो, कंडीशन अपन ने पढ़ी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, जहां पर बच्चा पॉजिटिव और मदर नेगेटिव। बीमारी का कंसेप्ट अपन ने सीखा है कि पॉजिटिव इंसान का ब्लड नेगेटिव को नहीं मिलना चाहिए, यहां पे मिल जाता है, इसलिए सारी गड़बड़ होती। अच्छा, एक चीज तो और सीखी है अपन ने कि बी वाले को ए का भी नहीं मिलना चाहिए, ए वाले को बी का भी नहीं मिलना चाहिए, ओ वाले को भी ए और बी का नहीं मिलना चाहिए। तो क्या यह बीमारी एबीओ के वजह से भी होती है? क्या यह बीमारी एबीओ सिस्टम में भी होती है क्या? इस पर यदि कैलकुलेट करें और एक एग्जाम्पल से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन यह है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए है
मदर का ब्लड ग्रुप ए है, या इसको इस तरीके से माने कि मदर का ब्लड ग्रुप तो है ओ और फादर का ब्लड ग्रुप है ए। मदर का ब्लड ग्रुप है ओ और फादर का ब्लड ग्रुप है ए, और इनसे होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए। ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, पढ़ा है अपन ने, 50-50% संभावना है। देखो मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, यहां डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये मदर का यूट्रस हो गया, ब्लड ग्रुप है मदर का ओ। यह बच्चा हो गया, बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए। ए ब्लड ग्रुप के बच्चे की डिलीवरी होगी 9 महीने बाद, और यहां पर प्लेसेंटा रप्चर होगा। सोचो प्लेसेंटा जब रप्चर होगा तो वही 5 से 10 ml ब्लड जाएगा, तो यहां भी तो वही कंडीशन डेवलप हो रही है। देखो ए वाले इंसान का ब्लड ओ वाले में जा रहा है, ए वाला इंसान ओ वाले को ब्लड दे सकता है क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता। तो यहां भी तो एंटीबॉडी बननी चाहिए, यहां भी तो एंटीबॉडी बननी चाहिए, यहां भी तो इसी तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए। बट आपने कभी भी ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में नहीं पढ़ा होगा, हमेशा एज यूजुअल आरएच इनकम्पेटेबिलिटी ही पढ़ते हैं अपन। जबकि गड़बड़ तो यहां भी हो सकती है, ए ब्लड ग्रुप का बच्चा हो सकता है, ओ ब्लड ग्रुप की मदर हो सकती है। जब 9 महीने बाद बच्चे का 5 से 10 ml ब्लड इस मदर में जाए तो यहां भी एंटीबॉडी का निर्माण होना चाहिए, परंतु नहीं होता। अपन ने इस बीमारी को 100% आरएस सिस्टम पर पढ़ा, एबीओ में यह बीमारी नहीं होती। अब क्यों नहीं होती उसको समझें आप। इसका ब्लड जाएगा इसमें, इसका मतलब है ये बच्चे में जो आरबीसी बन रही हैं उन सब पर ए एंटीजन लगी हुई है। सब पर कौन सी एंटीजन लगी हुई है? ए। ये मदर का ब्लड है, ये मदर का ब्लड है, इसमें कोई एंटीजन नहीं, इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं है, मदर की आरबीसी पर। बट अपन को पता है कि मदर में ओ ब्लड ग्रुप है, तो पहले से मौजूद है अल्फा और बीटा, पहले से मौजूद है अल्फा और बीटा। 9 महीने बाद जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी तो इसका 5 से 10 ml ब्लड मदर में आएगा, 5 से 10 ml ब्लड मदर में आएगा। मदर में पहले से अल्फा मौजूद है, बताओ ये अल्फा इस ए से रिएक्शन करेगा और इस 10 ml ब्लड में जितनी भी आरबीसी आएंगी बताओ सारी नष्ट हो जाएंगी। 10 ml ब्लड में जितनी भी आरबीसी आएंगी सारी की सारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और जब सारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एंटीबॉडी बनेंगी कैसे? सारी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एंटीबॉडी बनेंगी कैसे? जैसे दूसरा एग्जांपल मान के चलो, मदर का ब्लड ग्रुप है बी और फादर का है ए, मदर का है बी और फादर का है ए, इनसे जो बच्चा हुआ उसका ब्लड ग्रुप है ए, बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए। देखो फिर से यहां डायग्राम बनाते हैं, मदर का ब्लड ग्रुप हो गया भैया बी, बच्चे का ब्लड ग्रुप हो गया ए, बच्चा जो आरबीसी बनाएगा उस पर लगा हुआ है ए, मदर की जो आरबीसी हैं उन पर लगा हुआ है बी। जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी 9 महीने बाद तो या इसका 5 से 10 ml ब्लड मदर में जाएगा, तो ए वाले का ब्लड बी वाले में जाएगा। कैसे जा सकता है? देखें यहां कोई नुकसान नहीं होगा, बी ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन मौजूद है बी, बट अपन ने पढ़ा है एंटीबॉडी कौन सी मौजूद है? अल्फा। कौन सी मौजूद है? अल्फा। अब ये वाली आरबीसी 5 से 10 ml में जब इसके ब्लड में आएंगी तो अल्फा के साथ रिएक्शन होकर नष्ट हो जाएंगी। बताओ बिगड़ा क्या है इसमें? बच्चे का 5 ml ब्लड मदर में आया, मदर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद है जिन्होंने उसको नष्ट कर दिया। जब एंटीजन नष्ट ही हो गई तो एंटीबॉडी का निर्माण थोड़ी होगा, तो यहां पर किसी भी तरह की एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता। इसलिए इस पर्टिकुलर बीमारी को अपन आरएच इनकम्पेटेबिलिटी में ही पढ़ते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में इस बीमारी को सामान्यतः नहीं पढ़ते। तो इसका बेसिक लॉजिक क्या हुआ? बेसिक लॉजिक इसका यह हुआ कि आरएस सिस्टम में इंसान के शरीर में पहले से एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, बाद में बनती हैं। कैसे बनती हैं बाद में? जब आरएच नेगेटिव इंसान आरएच पॉजिटिव का ब्लड रिसीव करता है तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है, जबकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में
पहले से एंटीबॉडी मौजूद है, यहां बनने की जरूरत नहीं है, बनने की जरूरत नहीं है, पहले से एंटीबॉडी मौजूद है, इसलिए यह एबीओ की बीमारी नहीं है। यह केवल और केवल कौन से पर्टिकुलर सिस्टम की बीमारी है? आरएस सिस्टम की बीमारी है। तो शायद क्वेश्चन का जवाब मिल गया। क्वेश्चन मेरा था कि यह गड़बड़ी एबीओ में भी तो होती है, ए का बच्चा है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ए वाले का बी में ब्लड जाएगा, तो क्या यहां भी एंटीबॉडी बनेंगी? नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि एंटीबॉडी यहां पर पहले से मौजूद है। इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसका जवाब भी शायद आपको मिल गया। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बार पूछा जाता है आप ही साथियों के द्वारा। क्वेश्चन ये होता है कि सर किसी इंसान को इमरजेंसी में आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया जाए, जैसे इंसान का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, इस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद ये अस्पताल में पहुंच गया, अस्पताल में इसका हीमोग्लोबिन चेक किया जो 2 ग्राम है, डॉक्टर साहब ने कहा तुरंत ब्लड ले आओ, आधे 1 घंटे में तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अपन ब्लड बैंक गए, नहीं मिला, नेगेटिव नहीं मिला, दूसरी ब्लड बैंक में गए, नहीं मिला, डॉक्टर साहब ने कहा कि जान बचाना जरूरी है, तुरंत ब्लड लेके आओ, चलो पॉजिटिव ही ले आओ, इसको पॉजिटिव ब्लड लगा दिया। देखो इंसान है आरएच नेगेटिव और जान बचाने के लिए अपन ने आरएच पॉजिटिव ब्लड लगा दिया, मजबूरी थी अपनी, अपनी मजबूरी थी, क्योंकि इसमें आरबीसी 1.1 मिलियन ही रह गई थी। अगर इसको 2-4 घंटे अपन छोड़ दें तो ये मर जाए, जान बचाना प्रायोरिटी है, तो अपन ने 1 यूनिट ब्लड इसको लगा दिया। पॉइंट नंबर 1। अब यहां एक क्वेश्चन आता है कि सर अपन ने लगाया तब तो मजबूरी थी, क्या ऐसे इंसान को अपन रोगाम लगा सकते हैं? क्या अब इसमें जो एंटीबॉडी बनेंगी, अपन एंटीबॉडी बनने से रोकना है? ससेप्टिबल हो जाएगा इंसान, दोबारा कभी भी नहीं झेल पाएगा, तो क्या अब इसमें रोगाम लगाकर एंटीबॉडी का बनना रोका जा सकता है क्या? तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, दौड़ाओ दिमाग में, आपका आंसर यस है या नो है। क्या यहां पर अपन रोगाम लगा सकते हैं? सोचें आप, व्हाट इज योर आंसर? शायद आंसर आपके माइंड में है, तो शायद 70% साथियों का तो आंसर है कि नहीं सर नहीं लगा सकते, और बिल्कुल सही है। 10, 20, 30% सोच रहे हैं कि हां सर लगा दो, तो क्या समस्या है? तो देखें यहां पर समस्या यह है, इस इंसान को आप रोगाम लगाना चाहते हो कि इसके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो। चलें इसको ट्राई करें। ब्लड लगा इसको पॉजिटिव, 1 ही यूनिट लगा। अच्छा, 1 यूनिट लगने का मतलब है 300 ml लगा, 1 यूनिट लगने का मतलब है 300 ml लगा। जो रोगाम इंजेक्शन है वह 5 ml को नष्ट करता है, केवल 5 ml को नष्ट करता है रोगाम। कितना दे दिया? 300 ml दे दिया। इसका मतलब है 5 ml को नष्ट करने के लिए 1 रोगाम चाहिए, तो 300 ml को नष्ट करने के लिए कितने रोगाम चाहिए? 300 में 5 का भाग दे दो, 60 इंजेक्शन चाहिए। 60 इंजेक्शन रोगाम के आपको लगाने पड़ेंगे इस इंसान को। क्या यह प्रैक्टिकली संभव है कि किसी भी इंसान में रोगाम के 60 इंजेक्शन आप लगाओ? इज इट नॉट पॉसिबल? 30 एक साइड चेप दो, 30 दूसरी साइड चेप दो, सोचो कितनी ज्यादा कठिनाई होगी, और यह प्रैक्टिकली संभव नहीं। पहला कारण तो यह कि आपको हाई डोज लगानी पड़ेगी, 60 रोगाम लगाने पड़ेंगे जो प्रैक्टिकली संभव नहीं होते। दूसरा कारण, इसको आपने 300 ml ब्लड इमीडिएट क्यों दिया? क्योंकि इसकी जान बचाना जरूरी था, जान बचाना जरूरी था, तो इसमें आपने आरबीसी दे दी जिन पर डी एंटीजन लगी हुई, पॉजिटिव ब्लड दे दिया। अगले ही पल 2, 4, 6 घंटे, 10, 12 घंटे में आप इसको रोगाम लगाओगे। अच्छा, रोगाम लगाते ही, रोगाम आर द एंटीबॉडी,
ये जो एंटीजन जो ब्लड आपने दिया है ये सारी नष्ट हो जाएंगी। अब जब नष्ट ही करना है तो लगाया ही क्यों? जब आरबीसी को आपको नष्ट ही करना है तो लगाया ही क्यों? तो सीधा सा मतलब है जान बचानी है आपको। और यदि आप रोगाम लगाओगे और आरबीसी को नष्ट करोगे तो पीलिया हो जाएगा। सोचो 300 ml ब्लड में पाई जाने वाली सारी आरबीसी को नष्ट करेंगे तो कितना सारा बिलीरुबिन बनेगा। इसका मतलब जान बच रही होगी तो भी नहीं बचेगी, पीलिया से मर जाएगा इंसान, कर्निक से मर जाएगा। तो यहां पर दोनों तरीके से इसको अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया कि कभी भी RH नेगेटिव इंसान को गलती से या इमरजेंसी में कभी RH पॉजिटिव ब्लड चढ़ा भी दिया जाए तो यह RH पॉजिटिव ब्लड लगाने के बाद क्या एंटीबॉडी बनने से रोकने के लिए अपन को रोगाम लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 कि एक तो 60 इंजेक्शन लगाने की जरूरत पड़ेगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपने इमरजेंसी में क्यों दिया था ब्लड? क्योंकि उसको आरबीसी की जरूरत थी। अच्छा, जब जरूरत थी तो रोगाम लगा के उनको मार क्यों रहे हो? रोगाम लगाते ही तो आरबीसी मर जाएंगी, तो जब मारना ही था तो रोगाम लो, आपने ब्लड लगाया ही क्यों? तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी भी RH नेगेटिव इंसान को RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो क्या सर उसके बाद रोगाम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? आंसर है नहीं लगाना चाहिए। हां, यदि गलती से 2, 4, 5 ml ब्लड लग जाए, फॉर एग्जाम्पल आप वार्ड में काम कर रहे हो और मरीज बेहोशी वाली अवस्था में है और उस पर्टिकुलर अवस्था के अंदर आपने ब्लड लगाया और 2 मिनट बाद आप देखते हैं कि अरे ये तो पॉजिटिव है, तुरंत आपने रोक दिया, उसमें से 5 ml ब्लड गया। तब आपने डॉक्टर साहब को बुलाया और उनको ये बताया और वो कहें कि अब रोगाम लगा दो, तब लगा सकते हो। 2, 4, 5 ml जाए तो लगा सकते हो, वो भी गलती से। बट इमरजेंसी में 1 आध 2 यूनिट दे दो, उसके बाद रोगाम लगाने की सोचो तो नहीं लगा सकते। तो ये अगला क्वेश्चन हो गया। कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैं पूछ लेता हूं कि एक फीमेल है जो RH नेगेटिव है, एक फीमेल है जो RH नेगेटिव है, यह पहली बार इसने कंसीव किया, पहला बच्चा हो रहा है, फर्स्ट बेबी है इसका। फर्स्ट बेबी में 7वें महीने पर डिलीवरी हो गई, 7वें महीने पर डिलीवरी हो गई और जो बच्चा डिलीवर्ड हुआ उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस था। जो बच्चा डिलीवर्ड हुआ उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस था। पहले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप हो गया। इज इट पॉसिबल? यानी क्वेश्चन है मेरा, क्या किसी फीमेल में पहले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होना संभव है? यस और नो। तो बहुत सारे साथियों का आंसर आ रहा है कि यस सर संभव है। अगर इसके पहले बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हुआ है तो क्या क्वेश्चन मैं इससे और इसके हस्बैंड से पूछना चाहूंगा। मान के चलो इनको भी नॉलेज है इस बीमारी की, तो ये बताएंगे कि सर हमें तो डॉक्टर साहब ने बताया था कि दूसरे बच्चे में होगा, इसलिए ध्यान नहीं दिया, पहले बच्चे में कैसे हो गया, ये तो दूसरे बच्चे में होने वाली बीमारी है। तो यहां पर आप क्या आंसर देंगे या क्या क्वेश्चन पूछेंगे इनसे? शायद आप पहला क्वेश्चन उसके हस्बैंड से पूछना चाहेंगे, क्या इससे पहले कभी एबॉर्शन हुआ है? पहली संभावना देखो, क्या इससे पहले कभी एबॉर्शन हुआ है? अब हस्बैंड और वाइफ जवाब देते हैं कि यस, आज से 2 साल पहले एबॉर्शन हुआ। अच्छा, एबॉर्शन होने के बाद कोई इंजेक्शन लगा था क्या? नहीं लगा। समझ में आ गई बात? जो पहले एबॉर्शन हुआ 2-3 साल पहले तो पॉजिटिव बच्चा रहा होगा, कोई रोगाम इन्होंने नहीं लगवाया, तो ये तरीके से समझा जाए तो दूसरा बच्चा हो रहा है। तो यदि किसी फीमेल में एबॉर्शन हो जाता है 12 वीक से ज्यादा का जो नेगेटिव है, तो उसके पहले बच्चे में ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकता है। तो ये तो संभावना तब जाहिर करेंगे जब वो अपन से कहेंगे कि हां एबॉर्शन हुआ है। दोनों मना कर रहे हैं।
वाइफ ने मना कर दिया कि नहीं, इट इज अवर फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा है, कोई एबॉर्शन नहीं हुआ। अब देखें दूसरा क्वेश्चन, शायद आप ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं हुआ आपको कभी चोट लगी हो और अस्पताल में भर्ती होने के दौरान आपको ब्लड लग गया हो? क्या आपको जिंदगी में कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है? देखो शायद ऑटोमेटिकली कंसेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है कि ऐसा शायद हो सकता है कि इस RH नेगेटिव फीमेल को 10 साल पहले किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा होगा और उस दौर में अस्पताल में जानबूझकर या फिर गलती से, या तो इमरजेंसी में या गलती से ब्लड लगा दिया RH पॉजिटिव। अब ये अपन ने पढ़ा है कि एक बार में तो समस्या नहीं आएगी, तो वो फीमेल कहती है कि हाँ आज से 3 साल पहले 5 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ब्लड लगा था, तो अपन समझ जाएंगे कि हॉस्पिटल स्टाफ की गलती हुई है और इस नेगेटिव को पॉजिटिव का ब्लड लगा दिया है। बट अगर फीमेल कहती है कि नहीं, मुझे जिंदगी में कभी ब्लड लगा ही नहीं, मैं तो अस्पताल ही पहली बार भर्ती हो रही हूं, पहला क्वेश्चन का जवाब ना में दे दिया, नहीं कोई एबॉर्शन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया कि जिंदगी में कभी ब्लड नहीं लगा, और ये पता भी होता है इंसान को कि मुझे ब्लड लगा है कि नहीं, और इंसान को नहीं बचपन में लगा होगा तो घर वालों को पता होगा, तो सब मना कर रहे हैं, दोनों संभावनाएं नहीं हैं। यहां मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या कोई और संभावना भी हो सकती? क्या कोई और संभावना पॉसिबल है क्या? सोचो, दिमाग में दौड़ाओ कोई और संभावना। बहुत सारे साथी तो मन में सोच रहे हैं कि सर फीमेल झूठ बोल रही होगी। देखें, फीमेल झूठ नहीं बोल रही, बिल्कुल सही कह रही है। अगर वह इन दोनों संभावनाओं को नकार देती है तो एक तीसरी संभावना भी होना संभव। क्या होना संभव है? क्वेश्चन में आपको पढ़ा रहा हूं, क्या किसी फीमेल के पहले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस हो सकता है? आंसर है यस, हो सकता है। कब कब हो सकता है? यदि एबॉर्शन हुआ हो तो हो सकता है। नंबर 2, उसने कभी गलती से RH पॉजिटिव ब्लड रिसीव कर लिया हो तो हो सकता है। संभावना नंबर 3, देखें फीमेल है RH नेगेटिव, इसका पहला बच्चा है और इसकी एज 22 साल है। तीसरी संभावना ढूंढ रहे हैं अपन, तीसरी संभावना ढूंढ रहे हैं तो क्या हो सकती है? इसने पहले बेबी को डिलीवर्ड किया 7वें महीने में जो RH पॉजिटिव था, और इसी में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस हो गया। फीमेल RH नेगेटिव है, उम्र अपन 22 साल बता रहे हैं। कैसे हो सकता है? गौर करें, इसको समझने के लिए अपन को 22 साल पीछे जाना होगा। 22 साल पीछे इन द सेंस कि जब यह फीमेल खुद यूट्रस में थी, जब यह फीमेल खुद यूट्रस में थी। देखें 22 साल पीछे गए अपन, ये फीमेल है यूट्रस में और ये मदर है। अगर आप पूरी तहकीकात करेंगे और इसकी मदर का ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, 22 साल पीछे चले गए अपन, इसकी मदर का ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे तो 100%, अगर दोनों संभावनाएं नहीं आ रही हैं शुरुआती, तो 100% इनकी मदर का ब्लड नेगेटिव होगा। बोले तो और ज्यादा बेहतर समझाऊं कि इस बच्चे की नानी का ब्लड, इस बच्चे की नानी का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव होगा। अच्छा, यहां पर इसका नेगेटिव है, मदर का नेगेटिव है, ये बच्ची का भी नेगेटिव है, 22 साल बाद ये प्रेग्नेंट हुई। अब यहां 100% रिकॉर्ड में मिलेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का, ये 22 साल वाला कैंडिडेट फीमेल का, कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी, बड़ा भाई या बड़ी बहन होगी, वो पहला बच्चा रहा होगा। पहला बच्चा तो ये रहा होगा जो पॉजिटिव होगा, और ये दूसरा बच्चा रहा होगा, ये दूसरा बच्चा रहा होगा। तो इसकी कोई बड़ी बहन या भाई मिलेगा जो 100% RH पॉजिटिव रहा होगा। देखो क्या हुआ, ये पहली प्रेगनेंसी हुई, इनको ये पॉजिटिव बच्चा हुआ, इनको रोगाम नहीं लगा, नहीं लगा तो इनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया, इनके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। अच्छा, फिर इनको दूसरा बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा चूंकि जो हुआ वो नेगेटिव था,
तो मदर के ब्लड से ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके इसके अंदर एंटर हो गई, बट एंटर होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ नुकसान? क्योंकि ये फीमेल नेगेटिव है, और नेगेटिव में एंटीबॉडी जाएंगी तो कोई नुकसान थोड़ी होगा। एंटीबॉडी तो नुकसान तब करेगी जब आरबीसी पर डी एंटीजन लगी हुई हो। तो पहले बच्चे में पॉजिटिव होने के बाद रोगाम नहीं लगा। दूसरी ये बच्ची हुई जो नेगेटिव थी, तो पहले बच्चे से जो एंटीबॉडी बनी वो इस बच्ची में आ गई। अब ये एंटीबॉडी ने 22 साल तक सरवाइव किया, और 22 साल बाद जब खुद ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो इसके पहले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होना संभावित है। तो क्वेश्चन का सार ये है कि यहां पर गलती इनकी मदर से हुई, जो बड़े भाई के पैदा होने के बाद रोगाम नहीं लगवाया, और भुगतना 22 साल बाद इनको पड़ रहा है। यानी ये वाली एंटीबॉडी 22 साल तक इनके शरीर में सरवाइव कर गई, और सरवाइव करने के बाद इनके पहले बच्चे में ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप हो गया। तो 3 संभावनाएं जाहिर कर सकते हैं अपन। 3 संभावनाएं जाहिर हो सकती हैं। संभावना नंबर 1, क्वेश्चन क्या है अपना, क्या किसी RH नेगेटिव फीमेल को पहले बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकता है? यस, हो सकता है। क्या क्या संभावनाएं हैं? संभावना नंबर 1, यदि इसको एबॉर्शन हुआ है, रोगाम नहीं लगा है, तो हो सकता है। संभावना नंबर 2, यदि कभी इसका एक्सीडेंट हुआ और इसको ब्लड लगा है और गलती से पॉजिटिव ब्लड लग गया, तो भी हो सकता है। संभावना नंबर 3, यदि पहली दोनों संभावनाएं नहीं है, तो तीसरी संभावना होगी कि इसकी मदर नेगेटिव रही होगी, पहला बच्चा पैदा होने के बाद उन्होंने रोगाम नहीं लगवाया होगा, उनमें एंटीबॉडी बन गई होंगी, वो एंटीबॉडी फीटल लाइफ में ही इनके अंदर आ गई और 22 साल तक सरवाइव करती रही, और 22 साल बाद जब इनको पहला बच्चा हुआ तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप हो गया। तो इट इज द मीनिंग ऑफ ऑल क्वेश्चन। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया, 100% जवाब आपको मिल गया, और बेहतर तरीके से आपको समझ भी आ गए। मेरे हिसाब से क्लियरली आपको समझ भी आ गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चले होंगे। टोटल इनका जवाब आपको दे दिया है। तो यह आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, जिस टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब लगे हाथ एक क्वेश्चन भी डील कर लेते हैं अपन, जो आपके एग्जाम में आया हुआ। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इसने एक बच्चे को जन्म दिया शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का ब्लड, फीमेल जिसका ब्लड ओ पॉजिटिव है, इसने बच्चे को जन्म दिया जिसका ब्लड ए नेगेटिव है। देखो, फीमेल ओ पॉजिटिव, 4 बजे बच्चे का जन्म हुआ, विद टाइम दिया हुआ था क्वेश्चन में, जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। इस बच्चे को रात को 11 बजे पीलिया हो गया। इस बच्चे को रात को 11 बजे पीलिया हो गया। इसके पीलिया होने का क्या पॉसिबल डायग्नोसिस है? व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस इन दिस केस? देखें, क्वेश्चन इस तरीके से आया था, ए फीमेल हु इज ओ पॉजिटिव डिलीवर्ड ए बेबी। ए फीमेल हु इज ओ पॉजिटिव डिलीवर्ड ए बेबी with A negative at 4 p.m. and the baby has been developed jaundice at 11 p.m. Then what is the possible diagnosis for the development of jaundice? ये जो पीलिया हुआ है बच्चे में, इसका पॉसिबल डायग्नोसिस क्या हो सकता है? ये ऑप्शन आपको दिए हुए थे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑप्शन थे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। दूसरा था
फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। तीसरा था पैथोलॉजिकल जॉइंडिस, और चौथा ऑप्शन था एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। चौथा ऑप्शन था एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। क्वेश्चन पर माइंड लगाएं और आंसर दें। एक फीमेल जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है 4 बजे ए नेगेटिव बच्चे को जन्म देती है। जन्म के 7 घंटे बाद उसको पीलिया हो जाता है। देखो टाइम जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि जन्म के 7 घंटे बाद बच्चे को पीलिया हो जाता है, तो पीलिया होने का कारण होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस और एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। देखें क्या आंसर है जो आपका आ रहा है। तो एक आध साथी का तो आंसर ये भी आ रहा होगा कि भैया अभी अभी पढ़ाया है तो यही होगा। क्वेश्चन को देखें आप, फीमेल पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है। शायद थोड़ी सी गलती कर दी होगी किसी साथी ने। फीमेल पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है। बीमारी कब होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस? फीमेल नेगेटिव हो और बच्चा पॉजिटिव हो। तो इसमें तो लाइफ में कभी नहीं होगी। पॉजिटिव फीमेल में तो कभी भी लाइफ में ये बीमारी हो ही नहीं सकती। पहला आंसर क्रॉस हो गया। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। क्वेश्चन में दिया है कि 7 घंटे बाद पीलिया हो रहा है, और आप साथियों ने पढ़ा हुआ है कि 24 घंटे बाद पीलिया होता है। इसका मतलब 24 घंटे बाद होता तो अपन मान लेते फिजियोलॉजिकल होगा, तो यह भी नहीं हो सकता। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस भी नहीं हो सकता। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इनमें से आंसर है। तो शायद मेरा अनुभव कहता है कि लगभग बहुत सारे साथियों का आंसर है सी। बहुत सारे साथियों का आंसर है सी। बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये भी गलत है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आंसर गया था एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। आंसर गया था एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। अब क्या होती है एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, इस क्वेश्चन के बिहाफ पर मैं समझाऊंगा। देखें, यदि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कहता, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, यह क्वेश्चन तो ज्यों का त्यों आया हुआ है। एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होता है वो मैं अभी समझाने वाला हूं। बट ये क्वेश्चन यूं होता, फीमेल तो है ओ नेगेटिव और बच्चा है ए पॉजिटिव, और यही वाला ज्यों का त्यों पैरामीटर होता। 4 बजे पैदा हुआ, 11 बजे पीलिया हो गया। क्या पॉसिबल डायग्नोसिस होगा? तब आंसर क्या होता? सोचें, यदि इसको नेगेटिव कर दें और इसको पॉजिटिव कर दें तब आंसर क्या होता? तो यहां पर आप दिमाग लगा रहे हैं कि सर ये होता, तो ये दिमाग भी गलत लगा रहे हैं आप। ये दिमाग भी गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं होता। उसका कारण है, मान के चलो ये दूसरा बच्चा है और इसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस हो गया। सोचो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस मैंने पढ़ाया, बच्चे का जन्म होगा, होते ही पीलिया मिलेगा। पीलिया साथ लेकर पैदा होगा, 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो जाएगी, तो पीलिया तो पैदा होते ही मिलेगा। पूरा बच्चा पीला होगा, कर्निकटेरस हो रहा है उसको, ब्रेन तक बिलीरुबिन पहुंचा हुआ है। यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 घंटे बाद पैदा हो रहा है, तो पीलिया 7 घंटे बाद तो नहीं होता, वहां तो बच्चा पैदा ही पीलिया के साथ होता है। अगर ये क्वेश्चन का इस तरीके से मॉडिफाई करें तो भी इसका आंसर ये नहीं जाएगा। आंसर ये ही होगा, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। अब देखें, शायद चूक हुई में है आप में से कुछ साथियों में कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन बदला है आपका आंसर चेंज हो गया है। आपका आंसर हो गया कि हां अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होगा। नहीं होगा। अगर क्वेश्चन के 4 बजे बच्चा पैदा हुआ जो पीलिया से ग्रसित है, 4 बजे पैदा हुआ जो पीलिया से ग्रसित है, तो पॉसिबल डायग्नोसिस बताओ। आंसर इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। बट 4 बजे पैदा हुआ, 11 बजे पीलिया हो रहा है। नहीं, 11 बजे क्यों होगा? वो तो पीलिया लेकर पैदा होगा बच्चा। तो अगर क्वेश्चन को मैं चेंज करूं तो भी इसका आंसर 4 ही जाएगा,
क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में पैदा होते ही जॉइंडिस होता है। तो समझिए आप, देखें इस बात को, पैदा होते ही पीलिया हो रहा है, आंसर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। पैदा होते ही पीलिया हो रहा है, आंसर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। बट कंडीशन ये होनी चाहिए, मदर नेगेटिव होनी चाहिए और बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए। मदर नेगेटिव होनी चाहिए, बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। बट यहां पर एक काम गलत हो रहा है, पैदा होते ही नहीं है, तो आंसर ये नहीं होगा। इट मींस पैदा होते ही पीलिया होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में। 24 घंटे बाद पीलिया हो तो आंसर, 24 घंटे बाद पीलिया हो तो आंसर फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। और यदि फिर भी पीलिया हो रहा है तो आंसर पैथोलॉजिकल जॉइंडिस दे सकते हैं। बट यहां पर इक्वेशन आपको दी है क्वेश्चन ने, और इक्वेशन है मदर का ब्लड है O और बच्चे का ब्लड है A, और यह स्थिति जो डेवलप हो रही है इसका नाम है ABO इनकम्पेटेबिलिटी। तो यहां पर एक एडिशनल टॉपिक पढ़ना चाहेंगे अपन, जिसका नाम होगा ABO इनकम्पेटेबिलिटी। तो क्या होता है ABO इनकम्पेटेबिलिटी, उसको समझे आप। यानी यहां एक एडिशनल टॉपिक हो गया, टॉपिक का नाम है ABO इनकम्पेटेबिलिटी। ABO इनकम्पेटेबिलिटी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे तो मैं आपको बता रहा था कि ABO में ये नहीं होती, और वास्तविक में नहीं होती। 10,000 में से रेयर में एक आध केस में हो जाती, 10,000 में से रेयर में एक आध केस में हो जाती है, अमूमन तौर पर नहीं होती। अब जिन केसों में होती है उनमें होता क्या होगा ये समझे आप। देखें इसके अंदर बताते हैं, यह कंडीशन तब डेवलप होती है जब मदर का ब्लड ग्रुप तो हो O, मदर का ब्लड ग्रुप तो हो O, और जो उसका होने वाला बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप हो या तो A या फिर B या फिर AB, या तो A या B या AB। मदर का ब्लड ग्रुप O होना चाहिए। कैसे होती है इनकम्पेटेबिलिटी समझे, ये डायग्राम में यूट्रस बना दिया मैंने, मदर का ब्लड ग्रुप है O। ये जो मदर की आरबीसी हैं इन पर ना तो A एंटीजन है ना B एंटीजन है, बट ये जो मदर की आरबीओ प्लाज्मा है उसमें 2 एंटीबॉडी जरूर हैं, अल्फा और बीटा। पढ़ चुके हैं आप अच्छे से, अल्फा और बीटा दोनों मौजूद हैं। ये बच्चे का जन्म हो रहा है, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप है A। देखो कंडीशन वही हो गई, मदर का O होना चाहिए, बच्चे का AB या AB होना चाहिए। 9 महीने तक यूजुअली ऐसा मानते हैं कि ये जो अल्फा और बीटा होती हैं, यह अल्फा और बीटा प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में नहीं पहुंचती, क्रॉस करके नहीं पहुंचती। अगर बाई चांस पहुंच भी जाएं तो ये एंटीबॉडी है। देखो पहुंच भी जाएं तो क्या होगा, एंटीबॉडी। ये तो एक तरीके से डोनर वाली फॉर्म हो गई, अल्फा बीटा मदर से जा रही है, और ये रेसिपिएंट हो गया। कार्ल लैंडस्टीनर ने अपन को बताया है कि डोनर की एंटीजन देखनी है क्योंकि एंटीबॉडी काम नहीं करती। अगर ये पहुंच भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता, पहुंच भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होता। बट किसी किसी में 10,000 में से एक फीमेल में ये अल्फा और बीटा डोमिनेंट हो जाती। देखें इस शब्द को ध्यान रखेंगे तो ही ये टॉपिक समझ में आएगा। ये अल्फा और बीटा डोमिनेंट एंटीबॉडी बन जाती हैं। देखें डोमिनेंट एंटीबॉडी का मतलब है अब ये आरबीसी को नुकसान पहुंचा सकती, ये डोमिनेंट एंटीबॉडी बन जाती हैं, अब ये आरबीसी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो डिलीवरी के समय जब प्लेसेंटा थोड़ा बहुत रप्चर होने वाला होता है तो यह अल्फा और बीटा क्रॉस करके इस बच्चे में पहुंच जाती, ये अल्फा बीटा पहुंच जाती हैं। उसके बाद डिलीवरी हो गई बच्चे की, ये बच्चा पैदा हो गया जिसका ब्लड ग्रुप है A, यहां आरबीसी पर लगा हुआ है A। तो ये जो अल्फा बीटा हैं इनके बारे में क्या शब्द बोल रहा हूं, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब है अब ये नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस आरबीसी को यह नष्ट करने लग जाती है।
पैदा होने के बाद मैक्सिमम आरबीसी नष्ट होती हैं, ये आरबीसी नष्ट होने लगी। देखें यहां प्लेसेंटा जब रप्चर हो रहा था तभी ये क्रॉस कर गई और उसमें 2-4 घंटे में ये आरबीसी को नष्ट करेंगी। तो बच्चे का जन्म होने के 24 घंटे में जॉइंटिस पैदा हो जाएगा। बच्चे के जन्म होने के 24 घंटे में जॉइंटिस डेवलप हो जाएगा और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। इसी स्थिति को नाम देते हैं एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। फिर से समझो आप, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होगी? जब मदर का ब्लड ग्रुप तो है O और बच्चे का ब्लड ग्रुप है या तो A या B या AB। मदर का O इसलिए मान रहे हैं कि अल्फा बीटा अपन को चाहिए, तो बच्चे का B हुआ तो बीटा मौजूद है, A हुआ तो अल्फा मौजूद है, AB हुआ तो दोनों मौजूद है। किसी किसी फीमेल में 10,000 में से एक फीमेल ऐसी होती है जिसके बच्चे का जब जन्म होता है तो उसको 2-3 घंटे में ही पीलिया हो जाता है। अच्छा, 2-3 घंटे बाद, 6 घंटे 10 घंटे बाद पीलिया होना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस का तो सबूत नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पैदा होते ही होता। तो क्यों हो गया उसमें पीलिया? तो यहां पर पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को मानते हैं। बट अगर यदि मदर का ब्लड ग्रुप O है और बच्चे का ब्लड ग्रुप A, B और AB है तो फिर अपन इसको मानते हैं कि ये एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी डेवलप हो गई है। तो किस तरीके से डेवलप हुई समझिए आप। 10,000 में से एक मदर में ये अल्फा बीटा डोमिनेंट हो जाती है। डोमिनेंट का मतलब अब ये आरबीसी को नष्ट करने में सक्षम है। मदर का ब्लड ग्रुप है O और बच्चे का है A। लेबर पेन स्टार्ट हो गए, प्लेसेंटा जब रप्चर होना स्टार्ट होगा तो यह बहुत ज्यादा मात्रा में क्रॉस कर जाएंगी। चूंकि ये डोमिनेंट है तो बच्चे की आरबीसी को खाने लग जाएंगी। खाने में इन्हें 2-4 घंटे का समय लगेगा, तो बच्चे में 2-4-6 घंटे या शुरुआती 24 घंटे में पीलिया डेवलप हो जाएगा। तो यदि मदर का ब्लड ग्रुप O है और उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप A, B या AB है और पैदा होते ही बच्चे को पीलिया हो विदिन 24 आवर, तो कंडीशन को अपन नाम देंगे एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। तो एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी कब डेवलप होगी? जब मदर का ब्लड ग्रुप O हो और बच्चे का ब्लड ग्रुप AB या AB हो, तो यह इनकम्पेटेबिलिटी डेवलप होगी। अब सुने जो क्वेश्चन मैंने पूछा है अलग अलग तरीके से। यदि मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन ने जो मैंने पूछा था वो क्या था? O पॉजिटिव मदर जिसका बच्चा A नेगेटिव हुआ, इसमें पीलिया पैदा हो गया, तो इस बच्चे का पॉसिबल डायग्नोसिस। 4 बजे पैदा हुआ, 11 बजे पीलिया हो गया। भैया फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस है क्या? नहीं है। फीमेल पॉजिटिव है और पॉजिटिव फीमेल में कभी नहीं हो सकता, यह भी नहीं है। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, हां पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है। आंसर इज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। बट गौर करो, क्वेश्चन ने एक और फॉर्मेट दिया। मदर का ब्लड ग्रुप O बता दिया, मदर का ब्लड ग्रुप O बता दिया और यहां पर ब्लड ग्रुप बता दिया A। O ब्लड ग्रुप वाली मदर A, B या AB वाला बच्चा कंसीव करे और जन्म के 24 घंटे के अंदर उसको पीलिया हो जाए, 24 घंटे के अंदर उसको पीलिया हो जाए, तो कंडीशन को यही नाम देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन का आंसर जाएगा एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। आई थिंक टोटली समझ में आ गया ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको। अब यदि क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता, मदर का ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप भी है O नेगेटिव, इसके अंदर 4 बजे बच्चा पैदा हुआ और 11 बजे पीलिया हो गया, क्या पॉसिबल डायग्नोसिस है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो रहा है क्या? दोनों नेगेटिव है, क्यों होगा? वो ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोल दें क्या? नहीं, क्यों बोलेंगे अपन? 24 घंटे बाद होगा, रॉन्ग हो गया। अच्छा, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी बोल दें, नहीं, क्यों बोलेंगे अपन? O और बच्चे का ये होना चाहिए तो दोनों का O है, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी भी नहीं बोलेंगे। अब क्या आंसर देंगे इस क्वेश्चन का? आंसर इज फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। आंसर इज पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता, 4 बजे बच्चा पैदा हुआ
और 24 घंटे बाद इसको पी लिया हुआ, 24 घंटे बाद इसको पी लिया हुआ, तो पॉसिबल डायग्नोसिस बता दो। क्लियर सा आंसर है, द आंसर इज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। इज दैट क्लियर? तो यहां पर दो टॉपिक हैं जो मैं आपको कवर करा चुका हूं। एक टॉपिक का नाम है एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी और एक टॉपिक जिसके सारे के सारे क्वेश्चनों का मैंने आपको जवाब दे दिया, टॉपिक का नाम है आरएच इनकम्पेटेबिलिटी। तो ये आपके ब्लड ग्रुप से संबंधित सारे के सारे पोर्शन क्लियर होते हैं। शायद ब्लड ग्रुप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन कहीं भी मिलेगा तो उसका आंसर क्लियर होगा। लास्ट के इस टॉपिक में सिखा दिया, 24 घंटे बाद पी लिया है तो सीधा सा आंसर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर पैदा होते ही पी लिया है और मदर पॉजिटिव नेगेटिव और बच्चा पॉजिटिव है तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अगर 24 घंटे के अंदर पी लिया हो रहा है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होगा। बट अगर क्वेश्चन आपसे कह दे कि मदर ओ है और बच्चा ए बी या ए बी है तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ना देकर इसको अपन बोलेंगे एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी। तो आई थिंक टोटल क्लियर हो गया। कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे अपन। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है जिसमें सारे क्लॉटिंग फैक्टर कोएगुलेशन में आपको पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है हीमोस्टेसिस। उससे पहले अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में भी जानकारी लेंगे क्योंकि उससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। तो शायद टाइम ओवर हो गया। आज के अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।